नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, तो इसके लिए प्लानिंग है जरूरी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। आईडी है mf@moneycontrol.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान जो हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हर्षवर्धन रुंगटा है हमारे साथ, रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट। और अब आपको सलाहों के या सवाल जवाब के दौर में ले जाए, इससे पहले बताएं कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर अपनी बहन को गिफ्ट तो सब लोग देते हैं, आप भी देंगे, लेकिन क्या इस बार आप ऐसा कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी भर साथ निभाए बल्कि उसकी जिंदगी को आसान भी बनाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सुरक्षा की। और इस वक्त लड़कियों को, आपकी बहन को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन आप वही दें। आप चाहे तो उसके हायर एजुकेशन के लिए बचत प्लान खरीद सकते हैं या फिर उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का गिफ्ट दे सकते हैं। और भी इस तरह के तमाम एसेट्स हैं जिनको आप इस रक्षाबंधन अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या राय है आपकी? वेल मनोज जी, आपने एकदम सही कहा कि हम जब भी ऐसी कोई त्योहार आता है जिसमें हम एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कोई गिफ्ट दें जहां पे हम उन्हें एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे सकें। तो जहां हम बात करते हैं फंक्शन की, जहां पे एक्चुअली रक्षाबंधन का जो राखी बांधी जाएगी, उस समय तो देखिए आपको ये प्रोडक्ट देके तो काम नहीं आएगा, उस समय तो आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना ही होगा अपनी बहन को। लेकिन एक जो सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिए कि कभी भी हम किसी भी इंसान की वेलबींग चाहते हैं तो दो तरीके की वेलबींग होती है। एक है ऑफकोर्स इमोशनल वेलबींग और एक है फाइनेंशियल वेलबींग। तो इमोशनल वेलबींग तो वो हो गया जब आप उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो उसका मकसद क्या होता है? वो ये होता है कि आगे जाके कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आए तो उस समय उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो अपना ध्यान रख सके। अब हम इंश्योरेंस की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंश्योरेंस में क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और वो जब होती है उनका ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है, उसके लिए एक अच्छी ट्रीटमेंट का एक्सेस होने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर सफिशिएंट इंश्योरेंसेज होंगे तो कम से कम हम एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि कभी हमारे परिवारजनों को, हम रक्षाबंधन की बात करें, अपनी बहनों को अगर कभी भी कुछ बीमारी हो, भगवान ना करे, तो अच्छा ट्रीटमेंट का एक्सेस कम से कम मिले। तो दो तरह की जो इंश्योरेंसेज है जो पर्टिकुलरली ध्यान रख के आप ले सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं भी लगता है लेकिन जब काम आती है तो बहुत इफेक्टिव होती है। तो एक है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो मेडिक्लेम जो हम समझते हैं वो यही है कि जब हम हॉस्पिटलाइजेशन कभी कुछ हुआ, तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा कोई ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट कवर हो ताकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। ट्रीटमेंट तो देखिए हर तरीके का कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा ट्रीटमेंट आप देना चाहते हैं तो उसका खर्च लगता है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी मेडिक्लेम होने की जरूरत है, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस भी अगर सोचते लेने का, तो उसका सालाना अगर सुपर टॉपअप ऐड करते हैं तो सालाना कॉस्ट उसका करीबन 13,000 रुपए में आपका काम हो सकता है जी। तो एक है मेडिक्लेम। दूसरा है जो लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेसिफिकली जब हम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो वो है कैंसर रिलेटेड पॉलिसी। तो ये डिफाइंड बेनिफिट कैंसर पॉलिसीज होती है, और वुमेन हम जानते हैं कि अलग अलग कैंसर के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है, कि उन्हें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। तो अगर आप एक कैंसर स्पेसिफिक पॉलिसी लेते हैं जो ये कहता है, जैसे मैंने कहा प्री डिफाइंड बेनिफिट पॉलिसीज है, अगर भगवान न करे कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर डिटेक्ट होने से ही आपको लमसम पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसका अगर हम उदाहरण लें तो करीबन 50 लाख की पॉलिसी का आपका सालाना खर्च करीबन 8,000 रुपए के आसपास आता है, अगर हम 30 साल के कोई वुमेन की बात करें तो। जी। तो
तो ये चीजें हैं जो थोड़ा अगर आप ध्यान रखें तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जी, तो बहन को दें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रक्षाबंधन को बनाएं सुरक्षा बंधन, और हर्षवर्धन जी ने आपको मेडिक्लेम पॉलिसीज के बारे में बताया। हर्षवर्धन जी, ये भी बताइए कि खास करके अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं तो मोटे तौर पर क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? बातें अगर बेसिक हाइजीन पॉइंट्स देखें तो पहले जितना जल्दी हो सके आप पॉलिसी लें, क्योंकि पॉलिसी लेने से पहले अगर आप कोई भी बीमारी मुक्त है, आपकी अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपको पॉलिसी मिलना आसान हो जाता है। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो कई चीजों के एक्सक्लूजन हो सकते हैं, परमानेंट या वेटिंग पीरियड हो सकते हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी ले लें। जब आप बहुत अच्छी सेहत में तब लेना सबसे बेस्ट होता है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखते हैं, जब आप कोई भी प्रपोजल फॉर्म भरते हैं या पॉलिसी लेते हैं, प्लीज उसमें सारी इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देख के और क्लियरली और फुल्ली डिस्क्लोज करें, क्योंकि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाते हैं तो क्लेम के टाइम में दिक्कत आ सकती है आपके आगे जाते हुए। पॉलिसी फीचर्स की अगर हम बात करें तो दो तीन चीजों का मोटा मोटी ध्यान रखना है आपको। एक है कि उसमें कोई भी सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, कोई रूम रेंट का रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि आप बेहिचक जो रूम मिल रहा है हॉस्पिटल में जब आप भर्ती होना चाह रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई वहां रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये तीन चार चीजों का अगर आप बेसिक हाइजीन पॉइंट में ध्यान रखेंगे तो आप एक अपने लिए अच्छी सी मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद पाएंगे। हाँ जी, हमने एक और पॉइंट रखा है इस रक्षाबंधन के लिए जो बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल सभी लोगों के लिए, क्योंकि लड़कियों को अब हायर एजुकेशन जो है वो उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी सबको है। तो उसकी प्लानिंग में थोड़ी सी मदद कीजिए हमारे दर्शकों की, उसके बाद हम आएंगे सवाल जवाब पर। एजुकेशन के लिए कैसे करें प्लानिंग, खास करके अगर बाहर पढ़ाई करना हो, विदेश जाना हो? तो मनोज जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। अगर हम सिटीज, मेट्रोज या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की बातें करें, अपर मिडिल क्लास एंड अबाउट, तो लड़कियों की पढ़ाई पे उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना लड़कों पे दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें टियर 2, टियर 3 या लोअर स्ट्रैट ऑफ इनकम फैमिलीज में, तो उसमें आज की तारीख में भी अनफॉर्चुनेटली बेसिक एजुकेशन के लिए अगर प्रायोरिटी देनी होती है तो लड़कों को ज्यादा दिया जाता है लड़कियों के सामने। तो अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जहां पे आप अपनी सिस्टर की एजुकेशन फंड कर सकते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एजुकेशन एक्चुअली एक इंसान को एम्पावर करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और वो आगे अपने करियर में उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर आप वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोर्सेज की बात कर रहे हैं या बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा पहलू है जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बोलते हैं तो जब आपकी बेटी पैदा होती है या आपकी सिस्टर के लिए आप अगर प्लान करना चाह रहे हैं तो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्लान लेंगे। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से कर सकते हैं, छोटी छोटी रकम से भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। अगर आप ओवरसीज एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई अगर बाहर जाके पढ़ना है तो ये एसेंशियली एक अपर मिडिल क्लास एंड अबाउट फैमिलीज के लिए आता है, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई भी वोकेशनल कोर्स भी परस्यू करना चाह रहा है और आप एज अ ब्रदर ऐसी कोई सिचुएशन में है जहां फंड कर सकते हैं, तो बेहिचक ऑफकोर्स ये एक ऐसी चीज होगी जो उन्हें आगे जाकर अपने करियर में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो एनीथिंग दैट एम्पावर्स मेक्स अ पर्सन इंडिपेंडेंट, वो चीज करने के लिए अगर आप ऐसा कोई गिफ्ट देते हैं तो आई थिंक उससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। जी, तो ये दो चीजें हमने हाईलाइट की जरूर, लेकिन हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे अपने ध्यान में रखिए, और आजकल काफी लोग जागरूक रहते हैं तो अपने तरीके से भी सोचिए, लेकिन रक्षाबंधन पर ये होगा अनमोल उपहार। तो हर्ष जी, अब हम बढ़ते हैं सवाल जवाब के सिलसिले में, और हमारे साथ नितिन महाजन पुणे से फोन लाइन पर हैं। नितिन, अपना पोर्टफोलियो, अपना लक्ष्य रखिए हर्षवर्धन जी के सामने। हाँ जी, मैं नितिन महाजन, मेरा एज है 43 जी, और मंथली SIP चालू है मेरा अराउंड 60,000 जी जी। और मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया था, कैन यू प्लीज? हाँ हाँ, आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा, आप बोलें आपको सलाह क्या चाहिए? मेरा लक्ष्य है 5 साल के बाद मुझे 20 लाख और 15 साल के बाद 1.5 करोड़ मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं? ठीक है, ये मुझे जानना था। ठीक है। हर्षवर्धन जी ने 5 साल में 20 लाख और 15 साल में 1.5 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो आपने देखा इनका, इनके लिए क्या सलाह है?
मनोज जी, अगर हम देखेंगे पोर्टफोलियो में तो 60,000 रुपए ये महीने का निवेश कर रहे हैं और उसके सामने इनके पास 15 स्कीम है। तो बहुत क्लियरली नितिन जी, आपको इतनी सारी स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15 स्कीम्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है और ऐसा कोई फायदा मिल रहा है जो आपको 5 या 6 फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं देते। तो आपके पोर्टफोलियो को क्लियरली कम करने की जरूरत है। तो मैं आपके लिए आपकी ही जो स्कीम है उन्हीं में से मैं निकालता हूँ। सिर्फ एक स्कीम मैंने उसमें ऐड की है, कारण भी आपको बता दूंगा। तो आप इन्हीं स्कीम से करिए जो मैं अभी नाम लेने वाला हूं। तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जहां पर 7,000 इन्वेस्ट हो रहा है वही आप कंटिन्यू करें। और आप सारे फ्लेक्सी कैप में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के आप उसमें 15,000 कर लीजिए। अभी आप उसमें 4,000 करें तो उसमें 15 कर लीजिए। एक्सिस मिड कैप में भी 15,000 करें। एसबीआई स्मॉल कैप में 10,000। अब मैंने आपके पोर्टफोलियो में एक नया स्कीम जोड़ा है, वो है कोटक नैस्डैक 100 एफओएस। तो आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 2 इंटरनेशनल फंड है और उन दोनों को, एक मोतीलाल की स्कीम तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है तो उसमें आपको फ्रेश अलाउंस नहीं है इन्वेस्ट करना, और दूसरा है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये दोनों बंद करके आप कोटक नैस्डैक 100 एफओएस ले लें और उसके अंदर आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करें। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में आप 5,000 ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो आप उसमें कंटिन्यू करते रहेंगे। वो आप कंटिन्यू करके 5,000 कर लीजिए 3,000 की जगह पे। बाकी जो सारी आपकी स्कीम्स है इन 6 के अलावा उनमें से आप रिडीम कर लें सारा, और इन्हीं 6 स्कीम्स में आप प्रोपोर्शनेट करके इन्वेस्टमेंट करें और आगे बढ़ते रहिए। जो आपका लक्ष्य है, वित्तीय लक्ष्य है कि 5 साल में और 15 साल में जो आपको अमाउंट चाहिए वो आपका इस इन्वेस्टमेंट से पूरा हो जाए। चलिए, तो नितिन जी को हम समझते हैं कि जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। मान सिंह साहब हैं जयपुर से। मान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपको क्या सलाह चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर 30 ईयर्स ओल्ड हूँ और अभी पिछले 1 साल से लगभग 11,000 रुपए पर मंथ की एसएलपी कर रहा हूँ। और इसमें 2 ईएलएसएस भी है टैक्स सेविंग पर्पज से सर जी। और मेरा टारगेट है 20 साल में 1 करोड़ और 30 साल में 3 करोड़ जी। और मैं इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अमाउंट अपने एसआईपी में स्टेप अप कर सकूँ जी। तो हर्ष जी बताइए, इनके लिए, इनको 20 साल में 1 करोड़, 30 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य लेकर ये चल रहे हैं। उम्र हालांकि इनकी अभी ठीक है, कम है, तो क्या सलाह है इनके लिए। तो देखिए, पहले तो अगर हम पोर्टफोलियो पे बात करते हैं तो थोड़ा स्कोप है, मतलब कम स्कीम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध जो ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन है वो हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो इन्हें मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 2,500 करना, जो परमिटेड लिमिट है उस स्कीम की, अभी 1,000 कर रहे हैं। और इसके सामने डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को बंद कर दे। ये आईसीआईसीआई थ्रू मीडियम टर्म बॉन्ड फंड में 1,000 रुपया कर रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं पता कि क्यों, अगर इनका टारगेट 20 साल का है तो ये एक बॉन्ड फंड में क्यों कर। लेकिन अगर ये एलोकेशन इनका कोई अगर इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए है तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कीम अच्छी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो इनका मंथली इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज की तारीख में और जो इनका टारगेट है उसमें ये करीबन 1 या 1.5 करोड़ रुपया इनके लिए कम पड़ेगा। तो इन्हें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। जो खुद भी कह रहे थे कि इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो गोइंग फर्दर करीबन एक टारगेट तो मिनिमम रखें कि हर साल 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। उतना कर सके, उससे ज्यादा कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ टुडे थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये 10% के हिसाब से कितने दिन तक बढ़ाएंगे हर्षवर्धन जी, क्योंकि टारगेट तो काफी लंबे समय का है। जी, इन्हें एक्चुअली मनोज जी ऐसा करना चाहिए कि टारगेट रखना चाहिए कि हर साल ये अपना इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ाते रहेंगे। तो इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि इनकम भी इनसे हमें मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इनकम भी एक इंसान की बढ़ती है, तो उस हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो आप ये अनुमान लगाए कि अगले 20 साल तक या 30 साल तक आपको हर साल का 10% बढ़ाना। जी। तो मान सिंह जी, आपने सुनी हुई बातें उस पर ध्यान दें और उस सलाह को लागू करें। बढ़ते आगे। एचबी कापड़ी साहब है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से। कापड़ी साहब बताइए, आपका सवाल क्या है, टारगेट्स क्या है आपके, सलाह क्या चाहिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी 3 एसआईपी चल रही है सर। उसमें मेरी एज अभी 40 ईयर है। 20 साल के बाद 50 लाख का टारगेट है सर। क्या ये अचीव हो पाएगा या मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं सर। ठीक है। हर्ष जी, उम्र 40 साल, 20 साल में 50 लाख का टारगेट है। क्या सलाह है आपकी, क्या इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अगर हम पहले तो मनोज जी के पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो इनके पोर्टफोलियो तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी स्कीम चेंज करने की फिलहाल जरूरत है इनमें। जो
का टारगेट है, अगर हम लॉन्ग टर्म में एसआईपी के अगर 14% कंपाउंडेड रिटर्न की एज्यूम करते हैं तो इन्हें करीबन 35 से 38 लाख रुपए इकट्ठा होता है। और इनका एक सवाल ये था कि अगर मुझे 1 करोड़ करना तो कितना होगा, तो क्लियरली 50 लाख के लिए भी आप थोड़े कम पड़ते हैं, तो आपका 35 से 38 लाख तक आता है। और अगर 1 करोड़ का टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको 8 से 10,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट करने में तब जाकर आपका 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो सकता है 20 साल बाद। जी, तो ये थी सलाह एचबी कापड़ी साहब के लिए। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का यह सिलसिला जारी रहेगा और अंत में हम आपको बताएंगे हर्षवर्धन रुंगटा के टॉप पिक्स फंड्स में। तो बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। और अब ईमेल के सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल नैतिक शर्मा दिल्ली से, उम्र इनकी है 33 साल और 1 लाख रुपए की इनकी कमाई है। हर साल एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करते हैं। पोर्टफोलियो का रिव्यू करने को कहा है। टैक्स सेविंग के लिए कोई प्लान भी पूछा है। नैतिक के टारगेट्स क्या है? 15 साल में 50 लाख और 27 साल में रिटायरमेंट 3 करोड़ के साथ। बताइए हर्ष जी, इनके लिए क्या सलाह है? अगर मनोज जी इनके अगर पोर्टफोलियो पे हम नजर डालें तो सारी स्कीम्स अच्छी हैं, एलोकेशन भी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कारण है कि हमें इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल कोई चेंजेस करने चाहिए। जो इनका टारगेट है वो टारगेट भी जो इनका अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% हर साल का बढ़ाते हैं, तो इनका टारगेट भी कंफर्टेबली अचीव हो जाना चाहिए। जो भी इनका टारगेट है कि 15 साल बाद 50 लाख, 27 साल बाद 3 करोड़ पे, तो टारगेट इनका पूरा हो जाना चाहिए। जो इनके टैक्स सेविंग पर्पज से कुछ स्कीम पूछ रहे थे, कैनरा बैंक को इक्विटी टैक्स सेवर एक अच्छी स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। जी, तो नैतिक आपके लिए सलाह तो कम है, लेकिन आपके लिए शुभकामना बहुत है। बहुत अच्छी बात है कि आप सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रताप सिंह मुंबई से, इनका सवाल आया है ईमेल से। प्रताप सिंह जी 43 साल के हैं। मंथली इनकम 1 लाख और पोर्टफोलियो वैल्यू 20 लाख। टारगेट इनका 10 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख, 15 साल में बेटी की शादी के लिए 50 लाख और 18 साल में अपने रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़। तो हर्ष जी, इनके लिए क्या है रिकमेंडेशंस आपकी? मनोज जी देखिए, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि बहुत कुछ दिक्कत है, लेकिन सिर्फ अगर देखें तो 2 एक्टिव लार्ज कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है। और लार्ज कैप फंड का जो मैंडेट होता है वो है कि टॉप 100 स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है। तो 2 एक्टिव लार्ज कैप लेके इन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके एवज में अभी जो मार्केट सिचुएशन है और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन से हम बातें कर रहे हैं, तो इसमें इनके पास एक ऑप्शन है कि वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम की तरफ हो जाए। तो एक बदलाव बताऊंगा, जो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आएंगे इनके, तो आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड में जो इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इसकी जगह पे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ले ले। तो एक ही फंड हाउस में होगा। इन्हें सिर्फ एक काम करना है कि सारा का सारा जो फंड है वो स्विच करके आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में डालना, वही फुल रहेगा। और आगे की एसआईपी जो है वो वैल्यू डिस्कवरी फंड में शुरू कर दें। तो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के साथ उनका जो बदलाव है वो पूरा हो जाएगा। जो टारगेट है इनके 10, 15, 18 साल में जो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट से प्लस जो कॉर्पस इकट्ठा किया गया है उससे इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। जी, तो सुना आपने, आपके लिए क्या है रिकमेंडेशंस प्रताप जी। और अब चूंकि समय पूरा हो रहा है तो हर्ष जी से फाइनल कमेंट्स हम लेते हैं। हर्ष जी, ये बताइए कि नए लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग भी फंड्स की तलाश में है, टॉप पिक्स क्या है इस हफ्ते की आपकी नजर में? वेल मनोज जी, मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो सुझाव दूंगा वो बाय एंड लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। सो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक निफ्टी 50 इक्वल वेट है। तो जो 50 कंपनियां हैं सब में 2-2% इन्वेस्ट होगा। एक टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड बताऊंगा जिसमें इक्विटी, डेट और कमोडिटीज भी आ जाता है। तो आपका एक्सपोजर जो है वहां पर भी आपको मिलेगा। कैनरा बैंक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो इसमें आपको मिड कैप भी एक एक्सपोजर मिलता है, जो विच इज ओवर लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि इट शुड बी गुड फॉर रिटर्न पर्पज से। और एक इंटरनेशनल फंड जो होता है कोटक नैस्डैक 100 एको। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको प्राइमरी लार्ज कैप विद मिड कैप एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। जी, तो ये है हर्ष जी के टॉप 4 फंड्स।
अभी के लिए। और हर्ष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। योर मनी में इतना ही। चलते चलते एक सलाह हमारे सभी दर्शकों को, देखते रहिए योर मनी, क्योंकि यहां आपको मिलेगी सही फाइनेंशियल एजुकेशन। नमस्कार।